मुझे शादी का बहुत शौक था, लेकिन मैं एक बूढ़े से शादी करना चाहती थी। शादी से पहले मैंने जिद कर ली कि मैं सिर्फ बूढ़े से शादी करूंगी। फिर मुझे मोहल्ले में 80 साल का एक बूढ़ा मिला। सबने कहा वो बूढ़ा बहुत जालिम है, मगर मैंने उसी बूढ़े से शादी कर ली। शादी वाली रात मेरा दिमाग चकरा गया जब उस बूढ़े ने मुझे लिटाकर। मैं 18 साल की थी और मेरी शादी 25 साल लड़के से हो रही थी, मगर मुझे एक 80 साल के बूढ़े से इश्क हो गया था, जिसकी पहली 3 बीवियां फौत हो चुकी थी। सब लोग कहते हैं कि उसकी 3 बीवियां उसके जुल्म की वजह से मरी हैं, मगर मुझे यकीन न आया और मैंने उसी बूढ़े से शादी कर ली। शादी वाली रात वो बूढ़ा कमरे में आया तो उसके हाथ में ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो बूढ़ा तो मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और अबू के इंतकाल के वक्त मेरी उम्र 13 बरस थी। मैं बहुत सीधी सादी सी थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो बिल्कुल अल्लाह की गाय थी, तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे और दोस्ताना माहौल में की थी। जब मेरे घर का इतना अच्छा माहौल था तो मुझे ज्यादा दोस्तियां करने का भी शौक नहीं था। मेरी एक ही सहेली थी, मैं उनके घर भी आ जाया करती थी और वो अक्सर मेरे घर आकर खेला करती थी। मगर मुझे इल्म नहीं था कि मेरे रिश्तेदार कौन है, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता था। एक दिन मैंने अबू से पूछा तो वो कहने लगे, अभी बहुत अंधेरा है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो हर तरफ रोशनी फैल जाएगी, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। मैं अबू की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। आज तो बहुत धूप निकली थी, फिर न जाने वैसी बातें क्यों कर रहे थे। मैंने अबू का हाथ पकड़ लिया और बोली, अबू दिन का वक्त है और हर तरफ रोशनी है, फिर आप अंधेरे की बात क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर अबू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे हर तरफ अंधेरा ही नजर आता है। अबू की बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अबू को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का जिक्र क्यों किया था। मैं बहुत खफा हो गई थी। अबू ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगे, तुम अभी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, चुप करो। कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं रोती चली गई तो अबू मुझे अपने साथ पार्क में ले गए थे। पार्क में जाकर मेरा दिल वक्ती तौर पर बहल गया था, मगर अबू के कहे हुए अल्फाज जैसे मेरे दिमाग पर तब नक्श हो गए थे। मैं हर वक्त अपने अबू की लंबी उम्र की दुआएं किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली से इस मुतालिक बात की तो उसने मुझे मजीद डरा दिया था। वो कहने लगी, मरने वालों को पहले से ही अपनी मौत का मुतालिक इल्म हो जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हारे अबू अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मैं बहुत छोटी सी थी, 7वीं जमात में पढ़ती थी। अबू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो बात जो उन्होंने जज्बाती होकर मुझसे कह दी थी उसका मुझे किस कदर डरा दिया था। वक्त तो यूं ही गुजरता गया और जब मैं 13 बरस की हो गई तो एक दिन अबू को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस दुनिया में अबू के अलावा मेरा और अम्मी का था ही कौन। हम दोनों टूट कर ही रह गए थे। मोहल्ले वालों ने अबू के इंतकाल के मुतालिक मोहल्ले के मस्जिद में ऐलान करा दिया था और फिर थोड़ी देर में बहुत से अजनबी चेहरे अबू की मैयत के पास आकर बैठ गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। मैंने अम्मी से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तब अम्मी ने एक बूढ़ी सी औरत की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी दादी हैं। इनके साथ 3 औरतें और भी थीं। उनके मुतालिक अम्मी ने बताया कि वो तीनों मेरी फूफो हैं। तब मुझे पता चला कि वो हमारे मोहल्ले के पीछे जो मोहल्ला था वहीं पर रहती थी, मगर अबू की जिंदगी में उन्होंने कभी हमसे मिलना गवारा नहीं किया था। वो एक दूसरे के गले लग लग कर रोती रही थी, जबकि मैं और अम्मी एक दूसरे को सहारा दे रही थी। कुछ देर रो धोकर वो औरतें वापस चली गई थी। तब अबू के जुमले मेरे कानों में गूंजने लगे थे। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अभी बहुत अंधेरा है। अबू की वफात के बाद ही मुझे रिश्तेदार नजर आए थे। ऐसे वक्त में मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। तीसरे दिन वो औरतें फिर आ गई थी। मेरी दादी फूट फूट कर रोती जा रही थी और साथ साथ कहती जाती, अशरफ अच्छा होता अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में कर जाता। ये लड़की जरूर तुम्हें बदनाम करेगी।
मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी। तब अम्मी मेरे सर पर हाथ रख देती और कहती, ऐसे लोगों की बातों को सर पर सवार नहीं करते। मेरी फूफा मुझे देख के मुंह बना लेती थी। मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं चाहती थी कि वो बस जल्दी से हमारे घर से चली जाएं, मगर वो अब बार बार हमारे घर आती थी। वो अक्सर कहती कि ये लड़की तो शक्ल से खतरनाक लगती है, ऐसा लगता है कि ये हमारे बेटे का नाम खराब करके ही रहेगी। एक दिन मेरी दादी मेरी अम्मी से कहने लगी, अपनी बेटी की शादी जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर दो। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बेटे का नाम खराब करे। अम्मी बहुत दिनों तक ये सब बर्दाश्त करती रही थी। अब उनकी भी बस हो गई थी। वो कहने लगी, मेरे शौहर ने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है। आपको हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे शौहर की जिंदगी में हमारे घर नहीं आई तो अब क्यों आ जाती हैं? अम्मी की बात सुनकर तो उन्होंने अम्मी पर हमला ही कर दिया था। उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई थी। अम्मी रोने लगी थी। फिर वो उठकर चली गई तो मैं बोली, अम्मी, मेरी दादी ने मुझ में ऐसी कौन सी खामी देख ली है जो हर वक्त कहती हैं कि मैं अपने बाप का नाम खराब कर दूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख लिया और बोली, तुम उन लोगों की बातों को ज़हन पर सवार मत करो। वो तो तुम्हारे बाप की नहीं बन सके तो हमारे क्या बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ही हमारे घर नहीं आएगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई थी और अम्मी की बात सच साबित हुई थी। उस दिन के बाद ना तो कभी दादी हमारे घर आई थी और ना ही फूफो। मगर अब कुछ अजीब सा होने लगा था। हमारे घर मोहल्ले की औरतों ने भी आना छोड़ दिया था। मेरी सहेली भी हमारे घर नहीं आई थी। एक दिन मैंने अम्मी से उसके मुतालिक बात की तो वो कहने लगी कि तुम खुद अपनी सहेली के घर चली जाओ। मेरी सहेली का घर हमारे घर से करीब ही था। मैं अकेली ही चली गई थी। मैंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके वालदा ने दरवाजा खोला था। मैं सलाम करने के बाद पूछा, आंटी आयशा कहाँ है? वो इतने दिनों से हमारे घर नहीं आई। आंटी दरवाजे के सामने ही जमकर खड़ी थी। वो बोली, आयशा अब तुम्हारे पास नहीं आया करेगी। तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। मैं हैरान हुई और बोली, आंटी आप क्या कह रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? आंटी ने मुंह बना लिया और बोली, हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ उठे बैठेगी तो वो भी बदनाम हो जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आंटी अल्लाह ना करे आप ये कैसी बातें कर रही हैं। आंटी कहने लगी, मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, तुम्हारी दादी सबको कहती फिर रही है कि तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिलाओगी। इसी वजह से हमने अपनी बेटी को तुमसे दूर कर लिया है। मैं मजीद कुछ भी नहीं कह सकती थी, इसलिए रोती हुई अपने घर आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी अम्मी को सारा वाकया बता दिया तो उनको बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगी, अल्लाह गारत करे ऐसी औरतों को जो मेरी मासूम बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। अबू के इंतकाल के बाद मोहल्ले वालों ने माथे पर आंखें रख ली थी। हम दोनों माँ बेटी तन्हा रह गए थे और मुझे तो इस जुल्म की सजा मिल रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे तो उन बातों की इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। खैर अम्मी अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी। हम दोनों घर में ही कैद होकर रह गए थे। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। अब माहौल इस कदर घुटन वाला हो गया था कि यहाँ पर मजीद रहना नामुमकिन लगने लगा था। अम्मी ने मेरी आंखों की उदासी देखी तो वो घर से बाहर जाने लगी थी। मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ गई थी तो वो कहती कि मैं काम से गई थी। तकरीबन कुछ दिनों बाद अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी अपना सामान तैयार कर लो, हम ये घर और ये मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। हम फिर दोनों वो घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। अम्मी ने ये घर किराए पर लिया था। ये घर मुख्तसर था, 2 कमरे या किचन और फिर बाथरूम, छोटा सा सहन भी था। मैं एक दिन अम्मी से बोली कि हम इस घर में क्यों शिफ्ट हुए हैं। तब अम्मी कहने लगी, मुझे लोगों की बातों से बहुत डर लगने लगा था। वहां पर कोई तुम्हें बदनाम करने लगा था, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। मैं चुप रही थी। अम्मी को इस बात का इल्म कहाँ था कि जो बातें मैं पिछले 2 बरस से सुन रही थी। उन्होंने मुझे इस कदर तकलीफ दी थी। मुझे खुद यही लगने लगा था कि मुझसे ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे मेरे वालिदैन का नाम खराब हो जाएगा।
मैं अपने बाप की इज्जत खराब जरूर करूंगी। शायद मेरे माथे में यही सब लिखा है। मैं इन बातों से पीछे छुड़ाने की कोशिश किया करती थी, मगर जब आईना देखती तो लोगों के जुमले मुझे याद आ जाते थे। एक दिन अम्मी सब्जी लेने घर से बाहर गई हुई थी, जबकि मैं अपने घर बैठी थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि शायद अम्मी आई होंगी, मगर सामने तो एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। हम इस नए इलाके में आए थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स को जानते थे और वो हमारा मालिक मकान था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, गुड़िया तुम्हारी वालदा कहाँ है? मैं बोली, वो तो घर में नहीं है, बाजार तक गई हैं, आप अंदर आ जाएं। मालिक मकान ने सर हिला दिया और बोला, नहीं, जब तुम्हारी अम्मी आ जाएगी तो मैं फिर से चक्कर लगा लूंगा। मैं बोली, आपको दोबारा जहमत करनी पड़ेगी, अम्मी बस आने वाली होंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दूंगी। मालिक मकान कहने लगा, जीती रहो। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और वापस चला गया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। अबू के इंतकाल के बाद ये पहला शख्स था जिसने इतनी इज्जत से बात की थी। अम्मी जब आई तो मैंने उनको सारी बात बता दी। अम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, हयादार लोग ऐसे ही होते हैं, जब बेटियां घर में अकेली होती हैं तो वो घर में नहीं आते, और तुम भी किसी को भी घर में आने की इजाजत मत दिया करो। फिर अम्मी कहने लगी, 1 महीना हो गया है, वो किराया लेने आया होगा। मैं बोली, अम्मी आप हर माह किराया कहाँ से दिया करेंगी, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अम्मी कहने लगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैंने वो घर बेच दिया है जिसमें हम रहा करते थे। वो पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। हमारे पास अच्छा खासा सरमाया है, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी भी सर उठाकर कर सकूंगी। तुम 20 साल की होने वाली हो और मैंने एक लड़का भी तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। उसकी उम्र 25 साल है। वो बहुत नेक लड़का है, तुम्हारी शादी उससे करूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर शर्मा गई थी। अब मुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगे थे। वो दिन कैसा होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी, ना जाने मेरा दुल्हा कैसा होगा। तालीम तो मेरी अधूरी रह गई थी। हालात ही ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। नए इलाके में हमारा किसी के घर भी आना जाना नहीं था। मैं घर में पड़ी सारा दिन बोर हो जाती थी। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो अम्मी ने ही दरवाजा खोला था। मालिक मकान हमारे घर आया था। वो कहने लगा कि मैं घर की खिड़कियों की मरम्मत करवाना चाहता हूँ, ये खराब हो गई हैं। अम्मी ने इजाजत दे दी थी। अब इस काम की वजह से मालिक मकान को भी मजदूर के साथ हमारे घर आना पड़ता था। एक दिन अम्मी कहने लगी, भाई साहब आप ना आया करें, मजदूर अपना काम करके चले जाया करेंगे, इसी तरह तो आपको जहमत होती होगी। मालिक मकान कहने लगा, बहन ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप घर में अकेली 2 औरतें ही होती हैं, आप मेरे घर में रह रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है। आजकल के लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे साथ ही आना पड़ेगा। मुझे मालिक मकान की सोच बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी कहने लगी, ये आदमी तो बहुत ही भला लगता है। एक दिन मजदूर के जाने के बाद अम्मी ने उन्हें चाय पर रोक लिया। मैं चाय लेकर गई तो मालिक मकान कहने लगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैंने नफी में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, अबू के इंतकाल के बाद रिश्तेदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे, उसकी वजह से मेरी तालीम भी अधूरी रह गई थी और हमें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा। मालिक मकान कहने लगा, हाँ ऐसा ही होता है, कभी कभार हमें अपने इतने दुख देते हैं कि इंसान ने कभी इस चीज की तवक्का भी नहीं की होती। मालिक मकान कहने लगा, मेरा नाम जमशेद है, मैं भी अपने लोगों की बातों का ही डसा हुआ हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी खातिर जान भी देने को तैयार था, मगर फिर हमारे रिश्तेदारों से हमारी जोड़ी बर्दाश्त न हुई और हम दोनों के दरमियान बदगुमानी डाल दी, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मैं आज भी वो सब सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं आज 80 साल का हो गया हूँ, मगर आज तक मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। फिर वो कहने लगा, तुम जिस किसी से भी शादी करो उसके साथ मुखलिस रहना, हालात जैसे भी हो तुम हमेशा अपने शोहर का साथ निभाना। फिर मालिक मकान ने हमें अपने मोबाइल नंबर दिया और अम्मी से कहने लगा कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मैं मालिक मकान के मुतालिक सोचने लगी थी। न जाने जमशेद की शख्सियत में ऐसा क्या था कि मैं चाह कर भी उसे अपने दिमाग से झटक नहीं पाई थी। रात को बारिश बरसने लगी थी। अम्मी तो सारे दिन की थकी हुई जल्दी से सो गई।
جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جب بارش ہوتی تو ہم دونوں باپ بیٹی مل کر بہت انجوائے کیا کرتے تھے۔ امی ہمارے لیے سموسے بناتی تھی اور ہم تینوں مل کر کھاتے تھے اور بہت سی باتیں کیا کرتے تھے۔ میری سہیلیاں بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ابو ہر عید پر مجھے پیسے دیتے اور کہتے دوستوں کے لیے گفٹ لے لو۔ ہم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتی تھی۔ میرے دوستوں کے والدین مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، مجھے اپنی بیٹی کہا کرتے تھے۔ مگر پھر اچانک یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری دادی اور پھوپھو نے مل کر ہماری جڑیں کاٹ دی تھی۔ میں یہی سب سوچ کر رونے لگی تھی۔ تبھی مجھے جمشید کا خیال آیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا، وہ تو میری امی سے بھی بڑا تھا، مگر مجھے اس بوڑھے کی باتوں سے سکون ملتا تھا۔ میں نے یہی سوچ کر اس سے میسج کر دیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں بہت زیادہ اداس ہوں، میں اپنے ابو کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی اپنی بیوی کو بہت یاد کر رہا ہوں۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رات ایسے ہی گزر رہی تھی اور مجھے علم بھی نہیں ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کے ساتھ رات بھر جا کر بات کی تھی۔ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی تو امی اٹھ بیٹھی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، اس لیے میں نے جلدی سے موبائل چھپا دیا تھا۔ امی کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ تب میں بولی امی دادی نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی۔ آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ ہماری دشمن بن گئی تھی؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی مصباح بیٹی، میں نے یہ بات تم سے ہمیشہ چھپا کر رکھی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بارے میں کچھ غلط سوچو۔ میں نے اپنا گناہ سب چھپایا ہوا تھا۔ دراصل میں نے اور تمہارے ابو نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ تمہاری دادی اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے باپ کو میں پسند آ گئی تھی۔ تمہارے باپ نے گھر میں بات کی تھی، نہ ہی اس کے گھر والے مانے تھے اور نہ ہی میرے گھر والے مانے تھے۔ یوں ہم نے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ تمہارا باپ مجھے اپنے گھر لے گیا تو تمہاری دادی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیے۔ کھڑے کھڑے ہی ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر تمہارے باپ نے دوسرے محلے میں یہ گھر خریدا اور ہم وہاں پر رہنے لگے تھے۔ محلے داروں سے بھی دوستی ہو گئی تھی اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر تمہارے ابو کی وفات کی 3 مہینے پہلے وہ سب لوگ آ کر ہمارے محلے میں بس گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ پھر سے ہمارا گھر برباد کر دیں گے۔ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ میں امی کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری امی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ خیر میں نے اس بات کو بھلانے کی کوشش کی تھی۔ اب جمشید ہر روز ہمارے گھر آنے لگا تو مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اس کے متعلق سوچتی رہتی تھی۔ امی سے چوری چھپ کے اس کے ساتھ باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی مجھے لگا کہ میں تو جمشید سے محبت کرنے لگی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں عمروں کے فرق کو بھول کر اس سے وہ محبت دینا چاہتی تھی جس کا وہ مستحق تھا۔ میں نے اپنی محبت کا اظہار جب جمشید سے کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی خود چھوٹی ہو۔ میں بولی مجھ سے شادی کر لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ بوڑھا جمشید تو مان گیا تھا، مگر سب سے مشکل مرحلہ امی کو منانے کا تھا۔ امی کو جب میں اس بات کا پتہ چلا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی امی اگر آپ نے مجھے اور جمشید کو جدا کرنے کی کوشش کی تو میں بھی وہی سب کروں گی جو آپ نے اپنی جوانی میں کیا تھا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وقت اپنے آپ کو بتاتا ہے، شاید آپ کے لیے یہی مکافات عمل ہوگا۔ امی میری دھمکی سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی کہ میں ہر وقت امی پر دباؤ ڈالتی رہی تھی۔ امی نے محلے والوں سے جب اس بوڑھے جمشید کی متعلق مشورہ مانگا تو سب نے فوراً منع کر دیا اور کہنے لگے کہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کو کنویں میں مت پھینک، نہیں تو اس کا بھی وہ بوڑھا وہی حال کرے گا جو اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کا کیا تھا۔ امی تو یہ بات سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی 3 بیویاں، محلے کی عورتیں کہنے لگی اس بوڑھے کی پہلے 3 بیویاں مر چکی ہیں، مگر ہر بیوی کے مرنے کے بعد یہ پہلے سے زیادہ حسین اور جوان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی عمر 80 برس ہے، مگر وہ کہیں سے بھی 80 کا نہیں لگتا۔ میں نے یہ باتیں سن لی تھی۔ میں بولی جو مرضی ہو جائے میں شادی کروں گی تو جمشید سے ہی کروں گی۔ اب میں بہت روئی تھی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ بھی چھوڑ دیے تھے، مجھ سے بار بار کہا کہ میں نے تمہارے لیے شہزادہ جیسا لڑکا ڈھونڈا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، تم بس جمشید کو اپنے دل سے نکال دو۔ شاید میں ان کی بات مان بھی لیتی، مگر میں نے اپنے متعلق جو کچھ سنا تھا اس کے بعد مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ میرے تو ماتھے پر لکھا ہی یہی ہے، ماتھے پر لکھا ہی یہی تھا کہ میں بے حیا ہوں اور والدین کا نام لازمی خراب کروں گی۔
मैंने अम्मी की कोई भी बात नहीं मानी थी और फिर मैंने भागकर शादी कर ली। मैं दुल्हन बनी बहुत खुश थी, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे दुनिया जहां की खुशी मिल गई हो। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ा कमरे में आया और बोला, तुझे मालूम है मैं जवान क्यों नजर आता हूँ? क्योंकि मेरी तीनों बीवियां मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब तू भी उनसे कुछ सीख ले। ये कहते ही उसने बिस्तर की चादर खींची तो नीचे पर नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहां का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का बैठी थी। जमशेद को देखने लगी थी। मैं बोली, ये सब क्या है जमशेद? वो मुस्कुराकर बोला, ये बहुत काम की चीज है। मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा टोटका मौजूद है। इस फटकरी को अगर कोई जवान लड़की अपने हाथों से पीस कर इसमें शहद और दूसरी चीज से मिलाकर हर रात अपने शोहर के जिस्म की मालिश करेगी तो मर्द जवान रहेगा। मेरी बीवियां लेप लगाकर मालिश किया करती थी और देखो मैं आज भी जवान हूँ। तुम भी मेरे लिए सब करो। उसने मुझे फटकरी लाकर दे दी थी और बोला, तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं उसके रवैये को देखकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, जमशेद आप ये क्या कह रही हैं? मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है। जमशेद ने सर झटक दिया और बोला, अरमान पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बूढ़ा जमशेद था जो मैसेज पर इस कदर खूबसूरत बातें किया करता था और यूं मेरी सारी रात मुशक्कत में गुजर गई थी। मैं कहाँ इतना काम करती थी। फटकरी पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले बन चुके थे। सुबह हुई तो जमशेद मुस्कुराकर बोला, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत से लोग देखने आएंगे। मैंने जमशेद की बात मान ली थी, हालांकि मैं इस कदर थकी हुई थी कि जी चाहता था कि सो जाऊं। खैर हमारे घर बहुत से लोग आए थे जो जमशेद से यही बात बार बार पूछ रहे थे कि हकीम साहब आपकी बीवी की उम्र कितनी है? जमशेद बता रहा था कि अभी ये 20 साल की हुई है। फिर जमशेद आने वालों को दूसरे कमरे में ले जाता। जमशेद किसी मुलाजिम से भी काम करवा सकता था, मगर फिर भी वो फटकरी मुझे ही पीसने को कहता था। लेकिन शादी के रात जमशेद ने मुझसे कहा था कि तुम फटकरी से मेरे जिस्म की मालिश किया करोगी, मगर उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा था। अब हर रोज रात को जमशेद मुझसे यही काम करवाता था। पहले पहल तो मैं उसकी मोहब्बत समझकर ये सब किया करती थी, मगर मैं थकने लगी थी, इसलिए मैंने जमशेद से खूब झगड़ा किया कि मैं ये सब नहीं कर सकती। जमशेद कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं डर गई थी, इसलिए चुपचाप उसका कहा मानती रही थी। ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर जमशेद इतनी सारी फटकरी का करता क्या है। मैंने सोच लिया था कि ये राज मालूम करके ही रहूंगी। एक दिन हमारे घर एक आदमी आया था तो जमशेद उसे दूसरे कमरे में ले गया। मैं चुप कर उन दोनों की बातें सुनने लगी थी। जमशेद बोला, ये फटकरी मैंने अपनी बीवी से पसवाई है, तुम इसको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द जवान हो जाओगे। वो आदमी बहुत खुश हुआ और ढेरों पैसे जमशेद को दे दिए थे। मुझे जमशेद पर शक हो गया था, इसलिए मैंने छानबीन करवाई तो पता चला कि जमशेद एक नंबर का फ्रॉडिया था। वो अपने इलाके में ही हकीम साहब के नाम से मशहूर था। वो जानबूझकर कम उम्र लड़कियों को अपने काम में फंसाकर उनसे शादी कर लेता और फिर लोगों से कहता है कि मेरी कम उम्र बीवी फटकरी बेचती है जिसको लगाने से कोई भी जवान हो सकता है, जबकि वो खुद जवान नजर आने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराता था। उसकी 3 बीवियां भी इसी मुशक्कत से तंग आकर भाग गई थी और उसने ये कह दिया था कि वो मर गई है। वो लोगों को धोखा देकर दोनों हाथों से उनको लूट रहा था। मैं ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा हो गई थी। मैंने अपनी अम्मी से राब्ता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वापस आना चाहती हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। मैं वहां से भाग आई थी। अम्मी ने उस बूढ़े का घर छोड़कर दूसरा मकान ले लिया था और मैंने खुला ले ली थी। वो मुझसे गले मिलकर बहुत रोई। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मेरी दादी ने मेरे मुतालिक कितनी गलत बातें मशहूर ना की होती तो मैं कभी भी घर से भागने का सोच नहीं सकती थी। ये सच है कि माशरे के लोगों की सोच इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरात देती हैं, इसलिए किसी के मुतालिक कभी भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से किसी की जिंदगी ही खराब हो जाए।